हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल मानवा हिंदी एक्सप्लेन पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आई वॉज जस्ट हैविंग फन विद द टाइम लिमिट मानवा का पार्ट 12। इसीलिए अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए आप पहले उन्हें जरूर देखें। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मानवा की आगे की कहानी को। फ्रेंड्स, हमें पिछले चैप्टर में कैरिन का बचपन दिखाया गया था, जिसमें ऑर्फनेज के बच्चे कैरिन को बुली करते थे और कोई भी कैरिन पर ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से उसके जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। पर एक दिन विलियम, जो कि मैजिक फेडरेशन का मैजिशियन होता है, वो कैरिन से मिलने आता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कैरिन को एक रोशनी की उम्मीद दिखाई देती है। पर वो उम्मीद बहुत ही जल्द चकनाचूर हो जाती है और फिर कैरिन के अंदर सिर्फ एक भावना रहती है और वो थी बदले की भावना, जिसे पूरा करने के लिए वो इजाबेल की टीचर बनती है। पर इजाबेल से मिलने के बाद उसे इजाबेल में अपना बचपन दिखाई देता है और इसीलिए वो तय करती है कि नर्विडल मार्क को हटाने के लिए वो प्रिंसेस की मदद करेगी। अब आगे चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैरिन किंग से मिलने आती है और किंग से कहती है कि कल से मैं प्रिंसेस की सीरियस मैजिक ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगी। ये सुनकर किंग कहता है, क्या सचमुच? इसके जवाब में कैरिन कहती है, जी हाँ योर मैजेस्टी, प्रिंसेस एक दिन बहुत ही बेहतरीन जादूगर बनेंगी। ये सुनकर किंग कहता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इजाबेल के अंदर भी बिल्ट इन परिवार का खून है। किंग की बात सुनकर कैरिन सरप्राइज्ड होती है और फिर किंग से कहती है कि आपको मेरी बात शॉकिंग नहीं लगी? कैरिन की बात का किंग कोई भी जवाब नहीं देता और कैरिन किंग को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मेरी सोच अभी काफी छोटी है। किंग से इतना कहते ही कैरिन मन में सोचती है कि रॉयल पैलेस में आने से पहले मैंने ये अफवाह सुनी थी कि योर मैजेस्टी प्रिंसेस को पसंद नहीं करते, और दूर से देखा जाए तो इस अफवाह को सही माना जा सकता है, क्योंकि प्रिंसेस बिल्ट इन फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीख सकती। पर अगर कोई इंसान प्रिंसेस और योर मैजेस्टी के रिलेशनशिप को पास से देखेगा तो आपको कुछ अलग लगेगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। इसके बाद कैरिन मन में सोचती है कि अभी मुझे योर मैजेस्टी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं प्रिंसेस की तारीफ मेरे मुंह से सुनकर। इतना सोचते ही कैरिन किंग से कहती है कि प्रिंसेस की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। कैरिन की बात सुनकर किंग जवाब देता है, क्या बस इतनी छोटी सी बात, इसके लिए तुम बाइटन से जाकर मिलो, वो तुम्हें पैसे दे देगा, और हाँ, उसके साथ अक्लमंदी से बात करना। किंग की बात सुनकर कैरिन बाइटन को याद करते हुए कहती है, क्या बाइटन? अच्छा, आपका वो बॉडीगार्ड। और फिर कैरिन कहती है, अच्छा मैं समझ गई योर मैजेस्टी, आपका कहने का ये मतलब है कि मैं जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हूँ। ये सुनकर किंग कहता है, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ कहा। किंग की बात को सुनकर कैरिन मन में सोचती है, हाँ आपने ऐसा नहीं कहा, पर योर मैजेस्टी ये अच्छे से जानते हैं कि उनका ये सोल्जर प्रिंसेस का बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि योर मैजेस्टी ने सारी जिम्मेदारी उस सोल्जर को दे दी है। इतना कहते ही कैरिन किंग की ओर देखती है और फिर सोचती है, इसका मतलब योर मैजेस्टी प्रिंसेस से प्यार करते हैं। हाँ, यही सच होगा, क्योंकि मैं ये फील कर सकती हूँ कि योर मैजेस्टी प्रिंसेस से बहुत ही प्यार करते हैं, पर वो दिखाना नहीं चाहते। इसके बाद कैरिन कहती है कि मैं योर मैजेस्टी को अच्छे से इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि इस मामले में वो बिल्कुल मेरी तरह है। कैरिन इतना सोचते ही किंग की तरफ देखती है और फिर हमसे कहती है कि लगता है अभी तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, या शायद ये भी हो सकता है कि वो अभी पहले स्टेप पर हों प्रिंसेस के फैन बनने के लिए। इतना सोचते ही कैरिन किंग से कहती है, योर मैजेस्टी, क्या आप मुझसे इस बारे में नहीं पूछेंगे? ये सुनकर किंग कहता है, किस बारे में? इसके जवाब में कैरिन कहती है कि आखिर प्रिंसेस के अंदर कितना मैजिक टैलेंट है, इसके बारे में। किंग से इतना कहते ही कैरिन मन में सोचती है कि मैजिक सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है टैलेंट, और जिन लोगों में टैलेंट नहीं होता वो मैजिक में ज्यादा दूर नहीं जा पाते।
और चाहे वो कितनी भी कोशिश करें वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक नहीं पहुंच पाती। कैरन इतना सोच ही रही थी कि तभी किंग उससे कहता है कि क्या ये सच में ज़रूरी है। इसके जवाब में कैरन कहती है कि आमतौर पर ये ज़रूरी माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स सबसे पहले मुझसे यही सवाल पूछते हैं। कैरन की बात सुनकर किंग गुस्से में कहता है, क्या सचमुच? मिस कैरन, लगता है आप भूल गई हैं कि आप कहाँ बैठी हैं। ये सुनकर कैरन डर जाती है और फिर किंग से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी, मैं एक समय के लिए भूल गई थी कि मैं कहाँ पर हूँ। किंग से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है कि ये राज्य तलवारबाजों के लिए है और यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी तलवारबाजी आती है उन लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाती है ऐसे लोगों से जो कि एक बहुत ही अच्छे जादूगर है। कैरन इतना सोचते ही किंग से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। इसके बाद कैरन कहती है, अच्छा अब मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। कैरन इतना कहते ही वहाँ से जाने लगती है कि तभी किंग कहता है, रुको। ये सुनकर कैरन किंग की ओर देखती है पर किंग उससे कोई सवाल नहीं पूछते, जिसकी वजह से कैरन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किंग उससे क्या कहना चाहते थे। कैरन इतना सोच ही रही थी कि तभी किंग कहते हैं, वो बच्ची, क्या वो खुश है? किंग के इस सवाल से कैरन सरप्राइज्ड होती है और फिर कहती है, हाँ, ये जानकर कि मैजिक सीखने के बाद वो हवा में उड़ सकती हैं, वो बहुत ही खुश है। कैरन की ये बात सुनकर किंग बहुत ही खुश होते हैं और उससे कहते हैं, अच्छा ये बात है। ये सुनकर कैरन किंग की ओर देखती है और फिर उनसे कहती है, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है कि किसी बच्चे के पेरेंट ने मुझसे ये पूछा है कि क्या उनका बच्चा खुश है। किंग से इतना कहते ही कैरन मन में सोचती है कि ज्यादातर पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि क्या उनके बच्चे में कोई टैलेंट है और कहीं वो मैजिक सीखते समय मर तो नहीं जाएगा, या फिर वो पूछते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छा मैजिशियन बन भी पाएगा या नहीं। कैरन इसके बाद सोचती है कि सभी पेरेंट्स मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझसे ये पूछा हो कि उनका बच्चा मैजिक सीखते समय खुश है या नहीं। कैरन इतना सोचते ही किंग से कहती है, पूरे राज्य में जो ये अफवाह फैल रही है कि हिज मैजेस्टी प्रिंसेस से नफरत करते हैं, शायद ये गलत है। कैरन की बात सुनकर किंग कहते हैं, क्या ये अफवाह अभी तक फैल रही है? इसके जवाब में कैरन कहती है, जी हाँ योर मैजेस्टी। ये सुनकर किंग गुस्से में कहते हैं, अच्छा। ये सुनकर कैरन कहती है, योर मैजेस्टी, क्या आप ये गलतफहमी ठीक नहीं करेंगे? ये सुनकर किंग कहता है, क्या इतनी छोटी सी चीज को ठीक करने की कोशिश करना बेवकूफ़ी नहीं? ये सुनकर कैरन कहती है, आप सही कह रहे हैं योर मैजेस्टी। और फिर मन में सोचती है कि योर मैजेस्टी की पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, शायद इसी वजह से उन्हें इस अफवाह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कैरन इतना सोचते ही किंग से कहती है, योर मैजेस्टी, हमारी बातचीत काफी लंबी चली, इसीलिए मैं अब यहाँ से जाने की इजाजत चाहती हूँ। कैरन इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है कि तभी किंग अपनी चेयर उठाकर दरवाजे पर मारता है, जिसकी वजह से बहुत जोर से आवाज होती है और बाहर खड़े सभी सर्वेंट्स डर जाते हैं और फिर कहते हैं, ये क्या था? लगता है योर मैजेस्टी बहुत ही गुस्से में है। सर्वेंट के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग एक पार्टी में एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आज किंग का जन्मदिन था। उस पार्टी में बहुत सारे लोग खुश थे क्योंकि आज वो किंग से मिलने वाले थे और कुछ लोग उस पार्टी की अरेंजमेंट्स देखकर किंग की तारीफ कर रहे थे। इसके बाद किंग को दिखाया जाता है जिन्हें क्वीन रेडी कर रही थी और उनसे कह रही थी, योर मैजेस्टी, लोग आज आपसे चाहे कैसे भी बात करें, आपको उनसे थोड़ा भी गुस्सा नहीं होना है और आज का इवेंट बहुत ही स्पेशल है, इसलिए आप शांत रहिएगा। क्वीन की बात सुनकर किंग कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। ये सुनकर क्वीन कहती हैं, क्या आप ये प्रॉमिस करते हैं कि आप किसी पर गुस्सा नहीं होंगे? इसके जवाब में किंग अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और फिर मन में सोचते हैं, ये पार्टी बहुत ही बोरिंग होती है,
और मुझे ये कभी समझ नहीं आता कि ये लोग इस बोरिंग पार्टी को एक हफ्ते तक क्यों मनाते हैं। किंग इतना सोचता ही है कि तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, योर मैजेस्टी, ये मेरा बड़ा बेटा है जो इस साल 18 साल का हो गया है, इसीलिए मैं इसे आपसे मिलवाने लाया। उस आदमी की बात सुनकर किंग मन में सोचता है, बोरिंग, ये सचमुच बहुत बोरिंग है। इससे बढ़िया मैं अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस एक बार और करता। किंग इतना सोचता ही है कि तभी उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि उनके पीछे खड़ी औरतें उनके बारे में बातें कर रही थी। वो औरतें कह रही थी, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? मेरा तो मन कर रहा है कि उनकी एक तस्वीर बनवाकर अपनी तिजोरी में रखवा लूं। ये सुनकर दूसरी लेडी कहती है, मैडम, अच्छी चीजें आपको लोगों में बांटनी चाहिए। मैंने सही कहा ना लेडीज? लेडीज की इन बातों को सुनकर किंग बहुत ही परेशान हो चुका था और सोच रहा था कि ये पार्टी कब तक खत्म होगी, कि तभी एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि हम अपने गेस्ट को बताना चाहते हैं कि आज योर मैजेस्टी के जन्मदिन के खास मौके पर हमने एक बहुत ही बेहतरीन पियोनिस्ट जिसका नाम लुंटा है उसे बुलाया है, और आज लुंटा योर मैजेस्टी के लिए बहुत ही बेहतरीन गाना परफॉर्म करेगा। इसीलिए आप सभी लोग उनका तहे दिल से स्वागत कीजिए। उस आदमी के इतना कहते ही वो पियानिस्ट पियानो प्ले करता है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर इजाबेल को दिखाया जाता है, जो कि गार्डन में बैठी हुई कुछ कर रही होती है कि तभी इजाबेल की नैनी वहां पर आती हैं और फिर चिल्लाते हुए कहती हैं, यह प्रिंसेस, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे आपके सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर इजाबेल कहती है, नैनी, ये देखिए, क्या ये फूल सुंदर नहीं है? इजाबेल की बात सुनकर मेड कहती है, क्या फूल? ओह गॉड प्रिंसेस, ये फूल तो सचमुच बहुत सुंदर है। मेड की बात सुनकर इजाबेल बहुत ही खुश होती है और फिर कहती है, ये फूल आपको भी अच्छा लगा ना नैनी? आपको पता है मैंने इसे पेड़ के नीचे से उठाया है, और ये देखिए नैनी, मैं इसे और भी सुंदर बना सकती हूँ। इजाबेल इतना कहते ही अपने मैजिक का यूज उस फ्लावर पर करती है, जिसकी वजह से वो फ्लावर चमकने लगता है। और ये देखकर मेड सरप्राइज्ड होते हुए प्रिंसेस से कहती है, वाओ प्रिंसेस, ये फूल तो किसी हीरे की तरह चमक रहा है। ये सुनकर इजाबेल कहती है, नैनी, अगर आपको ये इतना पसंद आया है तो आप ये मेरी ओर से गिफ्ट के तौर पर रख लीजिए। इजाबेल की बात सुनकर वो मेड खुशी से रोने लगती है और फिर कहती है, क्या सचमुच मैं इसे रख सकती हूँ प्रिंसेस? थैंक यू। और आप चिंता मत कीजिए प्रिंसेस, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। नैनी की बात सुनकर इजाबेल कहती है, नहीं नहीं नैनी, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, और प्लीज नैनी आप रोइए मत, क्योंकि आपको ऐसे रोते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इजाबेल नैनी से इतना कहते ही मन में सोचती है कि जिस दिन से मैं इस दुनिया में आई हूँ और जब से मैंने चलना सीखा है, तब से हर रोज मैं यहाँ वहाँ दौड़ती और भागती रहती हूँ, और ऐसे दौड़ने और भागने से मेरे शरीर में कोई भी दर्द नहीं होता। इसीलिए मुझे ये करने में बहुत मजा आता है और बहुत ही खुशी मिलती है। इजाबेल ये सोच ही रही होती है कि तभी किसी इंसान के कदमों की आवाज आती है। उन कदमों की आवाज को सुनकर जब इजाबेल पीछे मुड़ती है तो एक आदमी को दिखाया जाता है, जो इजाबेल से कहता है, वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा खजाना ऐसी जगह पर मिल जाएगा। उस आदमी की आवाज सुनकर इजाबेल इधर उधर देखती है और सोचती है, नैनी, नैनी यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ चली गई? इजाबेल ये सोच रही होती है कि तभी वो आदमी कहता है, हेलो चाइल्ड, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। उस आदमी के इतना कहते ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।